कहते हैं कि हुनर तो सब में होता है। हुनर तो सब में होता है, बस फ़र्क इतना है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हुनर है, कोई जज्बा, कोई टैलेंट है, तो आप उसे दिखाने की कोशिश करें, छिपाने की कोशिश नहीं। आप छिपाएंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर दिखा दिए लोगों को और लोगों की वो बातें अच्छी लगी, तो आप सच में एक दिन महान आदमी बन सकते हैं। तो महान बनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: हुनर, जुनून और जज्बा, यानी कि टैलेंट। आपके पास टैलेंट होना ज़रूरी है। ये कोई ज़रूरी ही नहीं है कि आप अपने टैलेंट से कोई सरकारी नौकरी ही कर सकते हैं। सरकारी नौकरी सिर्फ एक मुद्दा है, हमारे सोसाइटी का सिर्फ एक मुद्दा है। ये एक भ्रम है कि वो कमाने का पेशा है। आपके पास अगर टैलेंट है तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए एक महान आदमी बनना बहुत ही कठिन काम होता है, और महान आदमी वही बनता है जिनके पास ये तीनों एबिलिटी होते हैं: जुनून, जज्बा और टैलेंट। ये तीनों चीज़ जिनके पास है वो सच में महान है। तो इसी महानता के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे भी। और आप लोग भी बहुत महान हैं, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आपको जुनून और जज्बा को देखकर हर कोई बोल सकते हैं कि आप लोग सच में महान हैं। और जितने भी स्टूडेंट हैं सारे महान हैं, और वो महान इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट का जो वर्क होता है वो एक हार्ड वर्क होता है, और वो अपने हार्ड वर्क के दम पे किसी भी बड़े से बड़े टारगेट को वो ध्वस्त कर देता है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही बड़े खुशखबरी को लेकर। जो खुशखबरी ये है कि आप लोगों के लिए आज से हम अपने यूट्यूब चैनल पे एक न्यू फैकल्टी का आगमन किए हैं। तो आप लोग उनका स्वागत जमकर करें, और उन्हें मैं ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स का सेशन कवर कराने के लिए मैं आमंत्रित किए हैं। तो आप लोग उनका स्वागत करें, और साथ ही उनका वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट में बताइए कि ये कैसा पढ़ाते हैं और इनका टॉपिक आपको पसंद आया या नहीं, क्या आपको ये अच्छे गुण सिखा सकते हैं या नहीं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और जब आप अच्छा इन्हें मानते हैं तो मैं प्रतिदिन इनसे एक क्लास तो ज़रूर लेना चाहूँगा। तो चलिए, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। प्लीज़ आप आइए मंच पे और पधारिए, और हमारे स्टूडेंटों को कुछ शिक्षा की बातें सिखाएं। हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं बलराम IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को स्वागत करती हूँ। जैसा कि सर ने आपको पहले ही बताया कि मैं आज उनकी न्यू फैकल्टीज़ के रूप में हूँ, और आज से ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स का सेशन कवर कराने वाले हूँ। तो मैं आज ज्योग्राफी का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, और वो स्पेशल इंडियन ज्योग्राफी से है। तो चलिए उस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ। इस टॉपिक का नेम है भारत एक सामान्य परिचय। इसमें हम इंटरनल जो पॉइंट पढ़ाएंगे वहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले पढ़ाऊँगी भारत का नामकरण। सेकंड पढ़ाऊँगी भारत का स्थिति व विस्तार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा भारत जो गौरवमयी अतीत से बना है, ये एक विशाल एवं महान देश है, तथा इसकी विशालता के आधार पर ही इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि इसकी विशालता के आधार पर इसे संज्ञा दी गई है, तो लिख सकते हैं आंसर देकर उप महाद्वीप। ये ऑप्शन के थ्रू आता है, तो आप लोग टिक आउट कर सकते हैं उसमें। आप जानेंगे कि भारत का नामकरण। सबसे पहले प्राचीन काल में ही यहाँ एक भारत नाम का राजा हुआ करता था, जो बहुत ही साहसी किस्म का था, और इस भारत नाम का राजा के नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखा गया। और प्राचीन काल में बता दूं कि प्राचीन काल में भारत का नाम आर्यावर्त भी था, क्योंकि यहाँ आर्य लोग निवास किया करते थे।
तो मैंने आप लोगों को 2 टॉपिक कवर करा दी कि प्राचीन काल में भारत का नाम आर्यवर्त रखा गया है और यहाँ भरत नाम का एक साहसी बालक हुआ करता था जो राजा था, उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत भी रखा गया है। अब थर्ड पॉइंट बता दूं कि ये भारतवर्ष रखा गया, सॉरी हम भारत बोल दिए, भारतवर्ष रखा गया है। और थर्ड, जो पारसिया के लोग थे, अभी उन्हें देखूं तो अभी वो आधुनिक ईरान के लोग हैं, वो लोग सबसे पहले हमारे भारत में सिंधु घाटी से प्रवेश किए थे। तो उनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो सा को हा बोलते थे और वो सिंधु को हमेशा हिंदू रट लगाए हुए रहते थे और उन्हीं के नाम पे वो हिंदू हिंदू इस लोक को कहते थे, इसीलिए इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया। थर्ड पॉइंट बता दी मैं। और 4 पॉइंट, अगर जैन ग्रंथों के अनुसार देखें तो इस देश का नाम हिंदू रखा गया है और अगर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखें, बौद्ध धर्मों के अनुसार देखें, सॉरी ग्रंथ नहीं, बौद्ध धर्मों के अनुसार देखें तो इस देश का नाम जम्बू द्वीप रखा गया है। तो सोचिए, पहले तो हम लोग जानते थे कि भारत का नाम आर्यवर्त, हिंदुस्तान, इंडिया तथा और ये भारत हुआ करता था, लेकिन मैं आप लोगों को 2 टॉपिक न्यू बताई कि जैन ग्रंथों के अनुसार अगर भारत का नाम देखें तो हिंदू रखा गया है और अगर बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखें, ये बौद्ध धर्मों के अनुसार देखें तो भारत का नाम जम्बूद्वीप रखा गया है। और ग्रीक भाषा के शब्द यानी ग्रीक यूनान से देखें तो वहाँ इंडोस के शब्द से, ग्रीक भाषा का जो इंडोस शब्द है उसी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया है, क्योंकि ग्रीक जो लोग थे, यूनानी जो लोग थे, वो हमारे देश को वो सिंधु घाटी को इंडस बोलते थे तथा इस देश के लोगों को इंडिया बुलाते थे। इसीलिए ग्रीक के यूनान के वर्ड, इंडोस वर्ड से इस देश का नाम इंडिया रखा गया है। और सबसे लास्ट पॉइंट बता दूं तो ये अलेक्जेंडर थे, जो अलेक्जेंडर अपने विवरण में हिंदू को, सबसे पहले ये हिंदू को हा को हटाकर इंदु नाम से इस देश को संबोधित किया। तो लेकिन कुछ समय बाद इंदु को हटाकर हिंदू ही नाम रखा गया। तो भारत का अनेकों नेम कैसे रखा गया वो मैं आप लोगों को बता दूं। नोट में एक बात यहाँ पे लिख रही हूँ, नोट में मैं यहाँ पे एक लिख रही हूँ कि आर्टिकल्स 1 में यह लिखा गया है, आर्टिकल्स 1 में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। मैं आप लोगों को नोट की बातें बता दूं कि हमारे आर्टिकल्स 1 में अर्थात अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग संघ राज हैं। और ये आर्टिकल्स 1 में लिखा गया है, ये नोट कीजिएगा कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को ये बता दी कि भारत का नामकरण कैसे। अब जानेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार। सेकंड टॉपिक ये बता रही हूँ, भारत का स्थिति एवं विस्तार। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। अगर आप ग्लोब पे देखना चाहें तो आपको किस से वो पोल में स्थित आएगा, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, मतलब इसकी स्थिति क्या क्या है, ये कैसे स्थित है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो जानिए भारत का स्थिति एवं विस्तार में। तो ये पॉइंट कुछ लिख देती हूँ कि भारत जो है, अगर आप ग्लोब पे देखें भारत की स्थिति, तो भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत है जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर इसकी अक्षांशीय विस्तार के बारे में जानें तो इसकी अक्षांशीय विस्तार, आप ग्लोब देखिए, ग्लोब अगर आप ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखे होंगे कि ये
ये सब जितने भी होता है ये अक्षांश होता है, और ये ऐसे जो फिगर होता है ये सब देशांतर होता है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 7 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। और अगर देशांतरीय विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 37 डिग्री 6 मिनट टू 98 डिग्री 5 मिनट्स पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है। अब देखेंगे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत कितने स्थान पे है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत कितने स्थान। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 7 मिनट टू 36 डिग्री 6 मिनट। और किस दिशा की ओर है, तो उत्तर की दिशा की ओर है। और ये इसका देशांतरीय विस्तार कितना है, तो इसका देशांतरीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट टू 98 डिग्री 5 मिनट। और ये किस डायरेक्शन की ओर है, तो ये पूर्व की ओर है। अब जानेंगे कि भारत क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कितने स्थान पे है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखें तो रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत है जो 7वां स्थान पर है। क्या क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वां स्थान पर है। और विश्व में अगर क्षेत्रफल की बात किया जाए, विश्व में अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत को देखें तो ये मात्र 2.43% है। क्या, अगर विश्व में भारत को क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो ये मात्र 2.43% है। और अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें, जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखें तो चीन के बाद भारत जो है वो दूसरा स्थान पे है, दूसरा स्थान पे है। और अगर विश्व में कुल जनसंख्या की बात करें तो उसमें से भारत 17.5% है। तो सोचिए, क्षेत्रफल 2.43% ही है और भारत और ये जनसंख्या 17.5% है। इसलिए तो भारत चाइना के बाद डायरेक्ट दूसरे नंबर स्थान पे है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रफल बहुत कम है लेकिन जनसंख्या इससे कई गुना अधिक है। तो भारत के मानक समय रेखा की बात करें, मानक समय रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और इसी देशांतर के समय को मानक समय रेखा अर्थात स्टैंडर्ड टाइम बोला गया है। मानक समय रेखा की अगर बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और इसी देशांतर के समय को भारत का मानक समय रेखा बोला गया है। ये समय रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। और बता दें कि ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के
5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन? यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। मानक समय रेखा की बात करें तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। और इसी देशांतर को हम लोग भारत का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। ये भारत का मानक समय है जो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये ग्रीनविच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और ये मानक समय जो है वो इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरती है। और ये भारत के 5 राज्यों से होकर भी गुजरती है, जैसे यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अभी तक हम लोगों ने मानक समय रेखा तक देखा। अब देखते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच यानी ये मध्य 2 बराबर भागों में काटती है। तो ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है और हम देखे भी है कि भारत को ये कौन सी रेखा भारत के 2 बराबर भागों में काटती है, तो वो कर्क रेखा है। तो कर्क रेखा है जो भारत का बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कर्क रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। और ये भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है। तथा एक पड़ोसी देश, एक पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर गुजरता है। क्या कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। और ये भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरता है। तथा एक पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर गुजरता है। अब हम लोग देख लिए कर्क रेखा। अब देखते हैं भारत की जलवायु। तो अगर भारत की जलवायु की बात करें तो भारत की अधिकांश जलवायु मानसूनी जलवायु है। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ पे देखा कि कर्क रेखा है जो भारत को बीचों बीच से होकर गुजरता है, तो हम लोग यहाँ तो कर्क ही रेखा है जो भारत के जलवायु को भी 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय और दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय। क्या भारत की अधिकांशतः जलवायु मानसूनी जलवायु है, लेकिन कर्क रेखा इसे 2 बराबर भागों में बांट दिया। जैसे उत्तर में ये शीतोष्ण कटिबंधीय और दक्षिण में उष्ण कटिबंधीय। तो चलिए इतना को जब तक नोट कीजिए। अब हम लोग ये देख लिए मानक समय रेखा, कर्क रेखा और भारत की जलवायु।
तो अब हम लोग जानेंगे कि इसके भारत के चारों डायरेक्शन में कौन कौन से बिंदु है उसके बारे में। देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, वेस्ट, ईस्ट। इसके उत्तर में इंदिरा कॉल है। इसके उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसके उत्तर में इंदिरा कॉल है जो जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी बोला जा सकता है कि भारत के उत्तरोत्तम बिंदु कौन है? तो भारत का उत्तरोत्तम बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि भारत का उत्तरी राज्य कौन है? तो भारत का उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। इसके दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। इसके दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ है? कन्याकुमारी अर्थात तमिलनाडु में। इसके पश्चिम में गोरमोता या इसी को गुहार मोती भी बोला जाता है। ये कहाँ है? गुजरात में है। इसके पूर्व में किबीथु है, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि भारत के चारों डायरेक्शन में कौन कौन से बिंदु हैं और वो किस राज्य में है। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करा देती हूँ कि भारत के उत्तर में इंदिरा कॉल है। भारत के उत्तर में इंदिरा कॉल है, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और भारत के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ है? कन्याकुमारी अर्थात तमिलनाडु में। और भारत के पश्चिम में गोरमोता या गुहार मोती है, जो कहाँ है? गुजरात में। और भारत के पूरब में किबीथु है, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। चलिए यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट्स बातें जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन है? तो भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर है। और भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? तो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? तो पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है। और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? तो पश्चिमी राज्य गुजरात है। अब मैं इंदिरा पॉइंट के बारे में, इसके दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के बारे में कुछ विस्तार से बताती हूँ। इंदिरा पॉइंट ये कन्याकुमारी के पास है, जो तमिलनाडु में है। और ये ग्रेट निकोबार द्वीप, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है। तो चलिए इंदिरा पॉइंट के बारे में हम लोग कुछ विस्तार से जानेंगे। इसकी कहानी, इसकी स्थिति कहाँ है, तो जानिए। इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप से 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। इसका जो प्राचीन नाम है, किसका प्राचीन नाम? इंदिरा पॉइंट का जो प्राचीन नाम था वो पिगमेलियन पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम पिगमेलियन पॉइंट है। और ये एक बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पे बता दूँ कि इंदिरा पॉइंट का कुछ भाग अभी डूब चुका है। क्यों? क्योंकि 2004 में समुद्र में आए भूकंप के कारण एक बहुत बड़ा सुनामी उत्पन्न हुआ था, जिससे इंदिरा पॉइंट का जो कुछ भाग है, इंदिरा पॉइंट का जो कुछ हिस्सा है वो समुद्र में डूब चुका है। तो चलिए अब मैं एक यहाँ पे नोट की बातें बताती हूँ कि इंदिरा पॉइंट
इंदिरा पॉइंट और एक देश इंडोनेशिया, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल स्थित है। हाँ, ये नोट की बात है कि इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच एक ग्रेट चैनल स्थित है। आप जानिए कि चैनल क्या होता है। तो चैनल जो होता है वो द्वीप के यानी दो द्वीपों को दूरी मापने का एक दो द्वीपों को दूरी मापने का एक चिन्ह होता है, साइन होता है। जैसे हमारा भारत और ये पाकिस्तान, इसके बीच में रेड क्लिफ रेखा है, उसी तरीके से दो द्वीपों के दूरी के बीच चैनल स्थित होता है। तो मैं आपको कुछ चैनल के नेम भी बता दूं कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है, 8 डिग्री चैनल स्थित है। और मालदीव और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल स्थित है। क्या? मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है और मालदीव और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल स्थित है। एक और चैनल है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे 3 पॉइंट बताया कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच 8 डिग्री चैनल स्थित है और मालदीव और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री चैनल स्थित है और लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कितने डिग्री चैनल स्थित है। तो 8 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल स्थित है। तो 9 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच कितने डिग्री चैनल स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल। तो जब तक इतने को नोट कीजिए। आप जानेंगे कि भारत का पड़ोसी देश कितने हैं। भारत का पड़ोसी देश कितने हैं और कौन कौन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत का पड़ोसी देश 8 है। 8 है, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान। म्यांमार को हम लोग बर्मा भी बोल सकते हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश। तो देखिए भारत का पड़ोसी देश कितने हैं। तो 8 है टोटल। यहाँ पे मैं लिख दी हूँ कौन कौन। तो नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार जिसे बर्मा भी बोला जाता है, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश है। ये श्रीलंका के बारे में एक मुख्य बात है। श्रीलंका है जो हमारे भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन वो पाक जल संधि द्वारा हमारे भारत के मुख्य भूमि से पृथक हो चुका है। क्या? श्रीलंका भी भारत का एक पड़ोसी देश है, लेकिन पाक जल संधि द्वारा ये भारत के मुख्य भूमि से पृथक हो चुका है। अब जानेंगे, ये एक नोट की बातें बता दूं कि तमिलनाडु, भारत का एक राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एडम्स ब्रिज स्थित है। एडम्स ब्रिज स्थित है
और ये क्या तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एडम्स ब्रिज स्थित है। और एडम्स ब्रिज है जो पंबन द्वीप पर स्थित है। कौन? पंबन द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एडम्स ब्रिज स्थित है। और एडम्स ब्रिज है जो पंबन द्वीप पर स्थित है। और ये पंबन द्वीप है, पंबन द्वीप पर रामेश्वरम मंदिर स्थित है। रामेश्वरम मंदिर स्थित है पंबन द्वीप। मैंने आप लोगों को नोट में ये बताया कि तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एडम्स ब्रिज स्थित है। और एडम्स ब्रिज है जो पंबन द्वीप पर स्थित है। और पंबन द्वीप है जो रामेश्वरम, पंबन द्वीप पर क्या स्थित है? रामेश्वरम मंदिर स्थित है। एडम्स ब्रिज पंबन द्वीप पे स्थित है और पंबन द्वीप पे रामेश्वरम मंदिर स्थित है। तो इतने को नोट कीजिए। अब जानेंगे कि भारत की लंबाई कितनी है। भारत की लंबाई कितनी है? तो लंबाई जब भी होगा वो पूरब से पश्चिम की ओर होगा। भारत की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2933 किलोमीटर। तथा भारत की चौड़ाई की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। भारत की चौड़ाई जब भी होगा उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। तो ये 3214 किलोमीटर है। क्या? भारत की लंबाई जो पूरब से पश्चिम की ओर है इसकी लंबाई 2933 किलोमीटर है। तथा भारत की चौड़ाई जो उत्तर से दक्षिण की ओर है वो 3214 किलोमीटर है। अब जानेंगे इसका क्षेत्रफल कितना है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बता दूं 263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब इसकी ज्यामितीय आकृति, अभी हम लोगों ने देखा कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और वही बिहार का देखें तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और बात करें भारत का ज्यामितीय आकृति का तो इसका ज्यामितीय आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का ज्यामितीय आकृति कैसा है? तो भारत का ज्यामितीय आकृति चतुष्कोणीय है। और वही बात करें बिहार का तो बिहार का ज्यामितीय आकृति आयताकार है। तो ये तो मैं आप लोगों को बता दी कि भारत की कुल लंबाई कितनी है। तो 2933 किलोमीटर। और भारत की कुल चौड़ाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत की ज्यामितीय आकृति कैसी है? तो भारत की ज्यामितीय आकृति चतुष्कोणीय है। अब बात करें, हम लोगों ने जैसा कि ये भारत का पड़ोसी देशों के बारे में जाना, तो अब ये जानते हैं कि भारत का पड़ोसी देश जो है वो भारत के कितने राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है। तो ये हम लोग नोट में लिख देते हैं। मैं नोट में लिख देती हूँ कि भारत का कुल 17 राज्य है। कितना? भारत का कुल 17 राज्य है जो पड़ोसी देशों से सीमा क्षेत्र बनाता है। भारत के कुल कितने राज्य? भारत के कुल 17 राज्य जो पड़ोसी देशों के सीमा से जुड़ता है। तो कौन कौन है? बांग्लादेश। नोट की बातें आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत के कुल 17 राज्य है जो 5 पड़ोसी देशों से भारत के कुल 17 राज्य है जो 7 पड़ोसी देशों से सीमा क्षेत्र बनाती है। तो वो कौन कौन राज्य है मैं यहाँ पे देखती हूँ। सबसे पहले बात करें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश है जो
भारत के 5 राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाती है वो इस प्रकार है, जैसे पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। बांग्लादेश से जो भारत के 5 राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है, कौन कौन है? तो ये वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। अब सेकंड की बात करें, अब नेपाल की बात करें तो ये भी भारत के 5 राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है, जैसे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। बांग्लादेश भी भारत के 5 राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है और नेपाल भी भारत के 5 राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है। अब बात करें चीन, ये भी भारत के 5 राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है और ये भारत के मैक मोहन रेखा से अलग होता है। ये किन किन राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और सिक्किम। नोट की बातें ये भी बता दूं कि भारत और चीन के बीच कोई बॉर्डर नहीं है, बस ये भारत और चीन एक दूसरे को मैकमोहन रेखा से अलग होता है। तो जब तक इतना नोट कीजिए। अब जानिए पाकिस्तान। पाकिस्तान है जो भारत के 4 राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है और ये भारत के रेड क्लिफ रेखा से अलग होता है। क्या? पाकिस्तान है जो भारत के 4 राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है और ये भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। और पाकिस्तान भारत के कौन कौन से राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। कौन? पाकिस्तान है जो भारत के 4 राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है और ये भारत के रेड क्लिफ रेखा से अलग होता है। और कौन कौन सी राज्य है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। अब जानेंगे अफगानिस्तान एक ऐसा भारत का पड़ोसी देश है जो भारत के मात्र एक राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है और वो राज्य है जम्मू कश्मीर। और अफगानिस्तान है जो अफगानिस्तान और भारत के बीच ड्यूरंड रेखा है, अर्थात ये ड्यूरंड रेखा से अफगानिस्तान भारत से अलग होता है। तो ये बता दी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान है जो मात्र एक राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है और वो है जम्मू कश्मीर। और अफगानिस्तान और भारत के बीच में ड्यूरंड रेखा है। और अफगानिस्तान है जो भारत के मात्र जम्मू कश्मीर से सीमा क्षेत्र बनाता है और पाकिस्तान है जो 4 राज्यों से जुड़ता है और ये रेड क्लिफ रेखा से भारत से अलग होता है। कौन कौन सी राज्य है? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात और राजस्थान। अब पड़ोसी देश के 2 देश बच रहे थे, एक म्यांमार जिसे बर्मा भी बोला जाता है। ये भारत के 4 राज्यों से पड़ोसी देश बनाता है। कौन कौन राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश है,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। क्या ये म्यांमार जो है वो भारत के 4 राज्यों से पड़ोसी देश, भारत के 4 राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है। कौन कौन है? तो वो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है और मणिपुर है। अब बचा भूटान। भूटान भी भारत के 4 राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है। तो वो कौन कौन है? वेस्ट बंगाल है वो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। यहाँ पे मैं आपको बता दी कि म्यांमार है जो भारत के 4 राज्यों से सीमा क्षेत्रों से जुड़ता है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। और भूटान भी है जो भारत के 4 राज्यों से सीमा क्षेत्र बनाता है। वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम। तो इस प्रकार भारत के कुल कितने राज्य? भारत के कुल 17 राज्य है जो 7 पड़ोसी देशों से सीमा क्षेत्र बनाता है। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी थी जो भारत के बेसिक स्ट्रक्चर है और सभी को जाननी चाहिए। आप लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो भी आप लोग जान लीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं अगले वीडियो में उपस्थित हो सकूं। थैंक यू। तो दोस्तों कैसा लगा हमारे फैकल्टी द्वारा बताया गया जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो आपको कैसा लगा? क्या आपको इससे कुछ नॉलेज होता या नहीं, या फिर आपको इससे कोई फ़ायदे होता या नहीं? तो आपको अगर सच में फ़ायदा होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दूसरों के पास और लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर अगर आप लोग इनका वीडियो को पसंद करते हैं तो मैं प्रतिदिन इनके लिए आप लोगों के लिए इनके द्वारा क्लास करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसा लगा वीडियो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।